हेलो टू एवरीवन। पिछले अध्याय में जो है हमने हेलोल्केन के अंतर्गत जो है क्लासिफिकेशन करवा दिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ हेलोल्केन्स बनाने की जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे की वीडियो शायद जाएगी। आपको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है। हम 1 बाय 1 सारे प्रोसेस को क्लियर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिनके द्वारा जो है हम हेलोल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए पहली भी प्रोसेस क्या है, देखिए पहली प्रोसेस है बाई एल्कोहल। पहले मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं कौन कौन सी प्रोसेस है। जो हेलोल्केन होता है इसको हम बाई एल्कोहल द्वारा बना सकते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन द्वारा बना सकते हैं, एल्किन द्वारा बना सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा भी इसका फॉर्मेशन होता है, हेलोजन एक्सचेंज ऑफ हेलोल्केन, जो हेलोल्केन होता है उसके हेलोजन को एक्सचेंज करके भी जो है हेलोल्केन का फॉर्मेशन होता है। और जो 6 मेथड है वो है प्राइमरी एमीन्स, जो प्राथमिक अमीन होती है उसके द्वारा भी जो है हेलोल्केन का फॉर्मेशन होता है। और 7th जो प्रोसेस है वो है ईथर। कभी कभी क्या होता है कि ईथर द्वारा जो है कुछ कंपाउंड जो है हेलोल्केन्स के बन जाते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 करते हैं। पहली प्रोसेस क्या है, बाई एल्कोहल। देखिए एल्कोहल के द्वारा जो फॉर्मेशन किया जाता है हेलोल्केन का वो 3 प्रकार से होता है। इनमें पहला होता है ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस। दूसरा होता है फास्फोरस हैलाइड से, फास्फोरस हैलाइड। और तीसरा होता है डार्जन प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस। ये होता है एल्कोहल के द्वारा हेलोल्केन बनाने की विधि होती है। चलिए हम पहले बात करते हैं। पहली जो है प्रोसेस वो है डार्जन प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस। बात करते हैं ग्रुप प्रोसेस की। देखिए जो ग्रुप प्रोसेस होता है इसमें होता क्या है, जब हम किसी एल्कोहल को, सामान्यतया प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया जब हम हैलोजन अम्लों से करवाते हैं, हैलोजन अम्लों से जब प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया करवाई जाती है, लाइक HX होता है, ठीक। और यह क्रिया जब होती है किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, तब क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है और बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है, RX प्लस H2O। अब मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए ZnCl2 क्या है, ZnCl2 एक निर्जली कारक होता है, निर्जली कारक है। ये क्या करता है, जल को निकाल के अलग कर देता है। ये क्या है, ये हैलोजन अम्ल होते हैं और हैलोजन अम्ल H2SO4 से रिएक्ट करवा के बनाए जाते हैं। चलिए ये है प्राथमिक एल्कोहल, ये हैलोजनीकृत अम्ल है। जब प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया हैलोजनीकृत अम्लों से करवाई जाती है तब क्या होता है, लाइट चलेगी। भगवान तने बनावा देख रहा वीडियो बन जाता तुम्हारे हमारे आधे दूर में करते मन गुस्सा लगा बस फिर से गोली घाट करेंगे बात तू करत बच्चा यार, हमारा सब वीडियो गड़बड़ा तो ठीक है ना। चलिए देखिए जब प्राथमिक एल्कोहल क्रिया हम जो है हैलोजनीकृत अम्लों से करवाते हैं और यह क्रिया जब ZnCl2 की उपस्थिति में होती है तब वाटर का एक अणु निकल जाता है, एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का रिलीज कर दिया जाता है। तब क्या ये जो बनता है ये क्या है, मोनोहेलोल्केन बनता है। यही है मोनोहेलोल्केन। तो समझ में आया। इसमें क्या करता है, ZnCl2 निर्जली कारक होता है। जो अम्ल होते हैं वो H2SO4 द्वारा बनाए जाते हैं। अब मैं अगर इसके लिए एग्जाम्पल की बात करूं तो R की जगह आप जो है कोई फ्रिज रख दीजिए। सपोज दैट मैं कर देते हैं C2H5OH, एथिल अल्कोहल को रख देते हैं। एथिल अल्कोहल क्रिया जब हम करवाएंगे किसके साथ, सपोज दैट यहाँ पर एक अम्ल लीजिए HCl और जो है ZnCl2 की उपस्थिति में इसको हम करवा दे रहे हैं क्रिया। यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5 और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला है, आप ये फार्मूला याद रखेंगे
तो ये रिएक्शन लिखने में आसानी हो जाएगी। और देखिए दूसरी बात यह होती है कि ये जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, जब यह क्रिया करेगा हाइड्रोजन अणु से, तब ZnCl2 यहां आवश्यक होगा, क्योंकि मैं एक क्रम बता दे रहा हूं कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का जो क्रम होता है, रिएक्शन रेट जो होती है वो तृतीयक में सबसे ज्यादा होती है, द्वितीयक में उससे कम होती है और प्राथमिक में उससे कम होती है। और जो हैलोजनों का क्रम है, जो हैलोजनकृत अम्ल हैं, ये एल्केनों के साथ जब क्रिया करते हैं तो उनमें जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है उनका, वो होता है ये होता है, ठीक, HI होता है, फिर HBr में होता है, फिर HCl में होता है। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो अब देखिए जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं ये कम सक्रिय होते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, इनको ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर तृतीयक रख दें तो ZnCl2 नहीं आएगा। तृतीयक की उपस्थिति में क्या होगा, देखिए सपोज हम मान लेते हैं हमारे पास एक तृतीयक अल्कोहल है CH3 और यहाँ पर क्या है C और यहाँ OH है, ठीक, ये तृतीयक अल्कोहल हो गया। अगर इसकी हम क्रिया करवाएं HCl से, तो हम मुझे यहाँ पर डायल्यूट रहेगा तो ही काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि जो है HCl कॉन्सेंट्रेट ही रखा जाए। और ZnCl2 की यहाँ प्रेजेंटिव भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि तृतीयक अल्कोहल जो है ये काफी सक्रिय होता है और रिएक्शन कर लेगा फटाक से। तो क्या बन जाएगा, ये जो है बन जाएगा यहाँ CH3 का होल थ्राइस C और यहाँ X लग जाएगा और ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा H2O, यानी कि वाटर तो निकलना है। जो ये ग्रुप प्रोसेस है यही है, ठीक, इसमें वाटर रिलीज हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड प्रोसेस की बात करें, यह है फास्फोरस हैलाइड द्वारा। अगर हम बात करें कि फास्फोरस हैलाइड से हैलोजन कैसे बनती है, तो इसमें जो है दो प्रक्रम होता है, एक होता है PX3, एक होता है PX5। PX3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड और PX5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटा हैलाइड। तो देखिए फर्स्ट हम बता रहे हैं PX3 द्वारा कैसे बनता है। देखिए जब प्राथमिक अल्कोहलों को हम क्रिया करवाते हैं PX3 द्वारा, यानी कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड द्वारा, तब क्या होता है, तब इसमें जो PX यानी X ये 3 परमाणु है, इसमें से एक परमाणु निकल करके यहां जुड़ जाता है और यहाँ का OH समूह जाके फास्फोरस पे ऐड हो जाता है। तब कैसे बनता है मैं बता दे रहा हूं, ये X आके यहाँ OH को रिलीज कर देता है और X इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कि हैलोजन OH का स्थान ग्रहण कर लेता है और इसको इस पे ट्रांसफर कर देता है। तब बनता है H3PO3, हाइपोफास्फोरिक एसिड बनता है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। 3H है, यहाँ 3 कर देना है, 3 को हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ पर जो है 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ हो गया 3, यहाँ है, ये भी कंप्लीट हो गया, सारे मामले कंप्लीट हो गए, ठीक। 3R यहाँ है, 3R यहाँ है, 3OH हो गया, P1 है, P1 है, X3 है, X3 हो गया, क्लियर, ठीक। ये है फास्फोरस ट्राई हैलाइड द्वारा। अगर इसमें कोई कंपाउंड का एग्जांपल देना हो तो आप यहाँ कर सकते हैं C2H5 रख दें, यहाँ आपको केवल वैल्यू रखनी है, प्लस यहाँ हो जाएगा PCl3, यहाँ PBr भी कर सकते हैं आप, यहाँ फिर हो जाएगा 3C2H5 X हो जाएगा, X यहाँ पर जो है Cl रख देंगे, प्लस H3PO3, ये बन गया फार्मूला। अब दूसरी की बात करें जो है फास्फोरस पेंटाहैलाइड द्वारा कैसे होता है। देखिए फास्फोरस पेंटाहैलाइड द्वारा कैसे होता है, सेम प्रोसेस जो इसमें है वही इसमें भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइपोफास्फोरिक अम्ल बना था, वहां पर फास्फोरिल हैलाइड बनता है, फास्फोरिल हैलाइड बनता है। जैसे मान लीजिए ROH है, इसकी क्रिया हम करवाएंगे इसके साथ फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ, तब क्या होता है, जब हम ROH यानी प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ करवाएंगे तब ये बना देगा
मोनो हैलोजन बनेगा। जो मोनो हैलोल्केन है इसका तो कंफर्म है, बनना है। इसके साथ आप बन जाएगा POX3 प्लस HX भी निकल जाएगा। ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला होता है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये फॉर्म याद है तो करना कुछ नहीं, केवल वैल्यू रखनी होती है। कार्बन सीरीज को चेंज कीजिए, हैलोजन को चेंज कीजिए, जो प्रॉपर हैलोजन लाइए वो प्रॉपर सीरीज लाइए, आपका कंपाउंड और रिएक्शन तैयार हो जाएगी। आर की जगह पे आप सामान्यतः जो है C2H5 को रख सकते हैं क्लियर रूप से, क्योंकि बहुत रिएक्शन ज्यादा मिलती है इसकी देखने को। जो इथेनॉल होता है काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। और फिर यहाँ पर हम PCl3Cl5 कर सकते हैं, क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। फिर क्या करना है मुझे, यहाँ C2H5 फिर यहाँ Cl कर देंगे प्लस POX की वैल्यू यहाँ Cl3 है प्लस HCl, ये निकल जाएगा। ये रहा प्रोसेस PX3 द्वारा और PX5 द्वारा। PX3 का फार्मूला ये रहा और PX5 का फार्मूला ये दिया गया है। कहने का मतलब ये हो गया, चाहे ग्रुप प्रोसेस हो या फिर फास्फोरस द्वारा, दोनों के द्वारा जो है कैसे बना मोनो हैलोल्केन ये दिखा दिया गया। यहाँ पर ये भी ये मोनो हैलोल्केन है, यहाँ ये मोनो हैलोल्केन है और यहाँ पर ये मोनो हैलोल्केन है। अब जो चलिए देख लेते हैं डार्जन प्रोसेस क्या होती है। देखिए डार्जन प्रोसेस में क्या होता है, डार्जन प्रोसेस में होता यह है जब हम थायोनिल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं प्राथमिक अल्कोहल पे और प्रीडीन की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, मोनो हैलोल्केन बनता है। यह प्रोसेस जो है डार्जन प्रोसेस कहलाती है। अब देखते हैं इसमें प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है प्राथमिक अल्कोहल। फिर यहाँ लाते हैं हम थायोनिल हैलाइड, सपोज दैट ये H2 हो गया। फिर ये जो है इन द प्रेजेंट ऑफ प्रीडीन के प्रेजेंटेशन में क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है और हमारे इसके साथ साथ जो है हैलोल्केन का फॉर्मेशन भी हो जाता है, प्लस HX जो है रिमूव हो जाता है। अब यहां से देखिए, अगर सपोज दैट इसकी हम वैल्यू रख दें C2H5OH प्लस ये हो जाएगा SO, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ला रहे हैं हम Cl2 और यहाँ हो जाएगा प्रीडीन और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5, ये हो जाएगा Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और प्लस HCl भी बन जाएगा। ये रहा प्रोसेस। देखिए बाई एल्कोहल द्वारा जो है 3 प्रकार से जो है मोनो हैलोल्केन बनाया जा सकता है। प्रथम क्या रहा, ग्रुप प्रोसेस। सेकंड फास्फोरस हैलाइड द्वारा। तीसरा क्या है, डार्जन प्रोसेस द्वारा। ग्रुप प्रोसेस में ये बताया गया कि इसमें क्या होता है कि जब प्राथमिक अल्कोहल हैलोजन अम्लों से क्रिया करता है किसी उपयुक्त निर्जलीक कारक की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, मोनो हैलोल्केन बनता है, साथ साथ गल निकल जाता है। जब हम एल्कोहल को चेंज करते हैं, द्वितीयक तृतीयक लाते हैं, तब क्या होता है कि इसमें जो है निर्जलीक कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर तृतीयक ला दिए तो तृतीयक बिना निर्जलीक कारक के और डाइल्यूट एसिड पर ही क्रिया करके मोनो हैलोल्केन बना देता है। और सामान्यतः इसमें एक बात यह भी आती है कि जो द्वितीयक और तृतीयक होते हैं ये सामान्यतः क्रिया नहीं करते, बहुत कम इनका जो है रिएक्शन देखने को मिलती है, काफी एक्टिव होते हैं, इसलिए जो है इनको यहाँ क्रिया में नहीं करवाया जाता है। दूसरी विधि थी फास्फोरस हैलाइड द्वारा। देखिए जो फास्फोरस के हैलाइड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्राई हैलाइड, दूसरा होता है पेंटा हैलाइड। तो एक होता है फास्फोरस ट्राई हैलाइड। फास्फोरस ट्राई हैलाइड की बात करूं तो जब इनको हम प्राथमिक अल्कोहल से क्रिया करवाते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड की, तब मोनो हैलोल्केन बनता है और इसके साथ साथ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी बनता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब PX3 यानी फास्फोरस ट्राई करेगा रिएक्शन तो X3PO का फॉर्मेशन होगा, ये पॉइंट आपको पकड़ के रखना है। दूसरे में क्या होता है PX5, जब PX5 रिएक्शन करेगा तब क्या होता है, देखिए जब PX5 ROH के साथ क्रिया करता है तब आपका बनेगा POX3। इस बात का ध्यान दिया जाए, जो मेन पकड़ने वाली बात है ये होती है POX3 और H3PO3, ये ट्राई में और ये पेंटा में। अगर ये समझ में आ गया तो आप जो है ट्राई और पेंटा में कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। ठीक, तो तीसरा क्या है, डार्जन प्रोसेस है। डार्जन प्रोसेस में ये बताया गया कि जब थायोनिल हैलाइड प्रीडीन की उपस्थिति में जो है प्राथमिक अल्कोहल से क्रिया करता है, तब क्या बनता है, मोनो
हेलोलिकेन बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। देखिए डार्जन प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो है इसमें RBR यानी कि ये ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बनते। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो थायोनिल ब्रोमाइड है, थायोनिल ब्रोमाइड ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। और जो थायोनिल आयोडाइड है ये अभी अज्ञात है, अभी ये अज्ञात नहीं है। तो थायोनिल हैलाइड में क्या है? वो बचा है थायोनिल क्लोराइड। कहने का मतलब थायोनिल क्लोराइड ही क्रिया करेगा और क्लोरो एल्केन बनेगा। तो मेन जो उद्देश्य है डार्जन का वह है क्लोरो एल्केन। क्या है? क्लोरो एल्केन है, जो कि यहां बना दिया चुका है, जो क्लोरो एथेन बना दिया गया है। इसमें जो है ये क्या चीज, ब्रोमो एथेन और आयोडो एल्केन ये नहीं बनते हैं। रीजन क्या है? बता दिया गया कि जो थायोनिल ब्रोमाइड है ये अस्थायी होता है और जो थायोनिल आयोडाइड है ये अभी तक ज्ञात ही नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल हेलो क्लोरो एल्केन बनती है। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं, जो है बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों के हेलोजनीकरण से। देखिए एल्केनों का जो हेलोजनीकरण होता है उसमें क्या होता है कि कोई एल्केन होती है, एल्केनों की क्रिया हम किससे करवाते हैं? हेलोजनों से सीधे करवाते हैं, और वो भी किसी उत्प्रेरक अथवा प्रकाश की उपस्थिति में। ये एक सामान्य सी रिएक्शन है जो कि प्रकाश अथवा किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्ट करके जो है हेलोल्केन का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH6 है, ये एथेन है। एथेन को जब हम क्रिया करवाएंगे किसके साथ, या इसका एक नॉर्मल फार्मूला दे दे रहा हूं मैं, RH है और ये है X2 है। ये जो है प्रकाश में अगर क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, अथवा यहां आएगा कोई उत्प्रेरक आएगा, निकल वगैरह PT वगैरह, तो क्या होगा? तब देखिए यहां से होता ये है, इसमें देखिए कुछ इस टाइप से कर दिया जाए, इसको X और X कर दिया जाए, ठीक। तब यहां से एक बॉन्डिंग यहां से ये हो जाएगी और ये आके इस पे ऐड हो जाएगा, RH प्लस HX ये बनता है। कहने का मतलब कि मोनो हेलोजन बनेगा, साथ साथ जो है हेलोजन अणु का भी फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ अवस्था में डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए अगर कोई एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मेथेन जो है काफी एक्टिव होता है। मेथेन बहुत खड़ाक से क्रिया करता है और वह क्रिया करता है क्लोरीन से। अगर मेथेन क्लोरीन से क्रिया करेगा तो इसकी प्रोसेस काफी लंबी चलती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है यह लगातार टूटता रहता है और टूटते टूटते पायरीन तक ये चेन टूट जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यह बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा और प्लस HCl रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये जो है रुकता नहीं है, फिर ये जो है Cl2 यानी कि क्लोरीन के अधिकता में फिर रिएक्शन कर लेता है और फिर यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। जैसे मैं इस क्रिया को आगे कर दे रहा हूं, CH3Cl फिर जो है क्लोरीन से क्रिया करेगा, फिर क्या बनेगा? ये बनेगा CH2Cl2 प्लस फिर HCl निकल जाएगा, फिर ये क्रिया करेगा क्लोरीन से, तो क्या बनेगा? CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर क्या करेगा? फिर एक हाइड्रोजन ये रिलीज कर देगा और बनेगा क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। फिर जो है ये जब तक हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो जाएगा, अगर क्लोरीन मिलती रही लगातार ये रिएक्शन करता रहेगा, फिर ये क्रिया करेगा, बन जाएगा Cl3 प्लस Cl2 और ये इसको पायरीन में कन्वर्ट कर देगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। इस प्रकार से जो है जो मेथेन है ये काफी एक्टिव होने के कारण जो है लगातार रिएक्शन करते करते पायरीन तक सारे हाइड्रोजन को निकाल देता है। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ Br कर दें। यहाँ पर देखिए अगर ये रहा, अगर मेथेन है तो तकरीबन ये अगर इसमें तापमान की बात करें तो 25 पर ही काम कर लेता है। लेकिन अगर हम ब्रोमीन वगैरह की बात करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक Br2 ला दिए, तब क्या होगा? सूर्य का प्रकाश तो रहेगा लेकिन इसके साथ साथ तापमान को 125 करना पड़ेगा।
125 से आप 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास करेंगे तब जो है ब्रोमीन क्रिया करती है। देखिए ब्रोमीन क्रिया इसलिए करती है क्योंकि ब्रोमीन द्रव होता है और क्लोरीन जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होने के कारण जो है पहले इसको हम बॉइल करा के इसको गैसीय फॉर्म में लाते हैं, फिर रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके ये सही मायने में रिएक्शन करता है। इसीलिए टेम्परेचर को जो है काफी बढ़ाना पड़ता है। क्रिया करेगी क्या हो जाएगा, सेम से वही बनेगा, यहाँ हो जाएगा RBr प्लस HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये रहा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एल्कीन द्वारा। देखिए जो एल्कीनो से होता है, एल्कीनो से जो मोनो हैलोजेन बनता है, इसमें जो नियम है वो है मार्कोनी-कॉफ का नियम, काफी फेमस नियम है। किसका नाम है, मार्कोनी-कॉफ। मार्कोनी-कॉफ का जो नियम है काफी महत्वपूर्ण है, मार्कोनी-कॉफ नियम। और इसमें एक आता है प्रति मार्कोनी-कॉफ नियम का नियम। देखिए मार्कोनी-कॉफ नियम और प्रति मार्कोनी-कॉफ नियम क्या होता है, मैं इसको यहाँ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि मार्कोनी-कॉफ नियम क्या होता है। मार्कोनी-कॉफ नियम जो है वो एल्कीनो पर लागू होता है, इस पे एल्कीन पर। तो इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, एल्काइन तो है नहीं, एल्कीन की बात की गई है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड की बात की गई है। तो चलिए मैं पहले एक डबल बॉन्ड का कंपाउंड ले आता हूं। मान लीजिए यहां पर एक यौगिक है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये रहा, ठीक है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। कोई यौगिक है, मान लीजिए ये और ये यौगिक है। अगर हम इसकी क्रिया करवाएं, इसमें हैलोजनों की जो हैलोजनीकृत अम्ल होते हैं, अगर हम हैलोजनीकृत अम्लों की क्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार जो हैलोजन परमाणु होता है यह उस कार्बन परमाणु पे जाके बैठता है जिसपे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। यही मार्कोनी-कॉफ का नियम है। एक बार दोबारा मैं समझा दे रहा हूं इसको। देखिए मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार जब कोई हैलोजनीकृत अम्ल एल्कीनो के साथ क्रिया करता है तो हैलोजनीकृत अम्ल का जो हैलोजन परमाणु होता है यह उस कार्बन परमाणु पर जाके बैठता है या उस कार्बन परमाणु के साथ आबंध का निर्माण करता है जिसके पास न्यूनतम हाइड्रोजन हो। तो देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 2, इसके पास 1 है, तो ये इसी के पास जाके आबंध का निर्माण कर लेगा और क्या बन जाएगा, तब जो बनने वाला कंपाउंड है कुछ इस तरह से बनेगा। यहां जो है X हो जाएगा और फिर ये जो हाइड्रोजन है ये इस आबंध का आके पूरा कर लेगा, ये बन गया। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर अगर HCl की बात करें तो HCl आ गया, तब क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर मैं Cl लिख दे रहा हूं और ये होगा CH3। ये जो हमारा एक है रिएक्शन है, ये फार्मूला टाइप का था, ये रिएक्शन है कंप्लीट। अब देखिए इसमें मैं समझा दे रहा हूं कि प्रति मार्कोनी-कॉफ नियम क्या होता है। देखिए प्रति मार्कोनी-कॉफ का जो नियम है वो ठीक इसी का उल्टा है। ठीक इसी का उल्टा का मतलब ये हो गया कि जब पराक्साइड की उपस्थिति में यही क्रिया होती है, ये क्रिया सामान्य अवस्था में हुई, तब जो है हाइड्रोजन परमाणु जाके न्यूनतम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ा। लेकिन जब यही क्रिया पराक्साइड की उपस्थिति में होती है तो होता है क्या, देखिए जब हम एल्कीनो की क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन अम्लों से पराक्साइड की उपस्थिति में, चलिए मान लेते हैं वही सेम रिएक्शन है और इसमें हमने हैलोजन अम्लों से क्रिया करवा दी और ये क्रिया जो है पराक्साइड की उपस्थिति में हो गई। किसकी उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में। अगर पराक्साइड की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है तब मार्कोनी-कॉफ का जो नियम था ठीक उसका उल्टा होगा। इसमें क्या था, सबसे न्यूनतम जो द्विआबंध लगा कार्बन है उसी पे जुड़ेगा लेकिन न्यूनतम पे जुड़ा। अब इसमें क्या होगा, द्विआबंध लगे कार्बन पे जुड़ेगा लेकिन जिसपे अधिकतम है, द्विआबंध में ये कार्बन है, ये कार्बन इस पे कम है, ये मार्कोनी-कॉफ का नियम था। पराक्साइड आ गया तो अब इस पे जुड़ेगा। कहने का मतलब ये हो गया, तब कुछ इस प्रकार से मिलेगा।
CH3 CH2, फिर यहां हो जाएगा CH2 और यहां हो जाएगा Cl। बनने वाला कंपाउंड जो है इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये जो क्या है, ये मार्कोनिकॉफ का रूल रहा, ये प्रतिमार्कोनिकॉफ का नियम है। इसे बोलते हैं प्रतिमार्कोनिकॉफ का नियम, या इसे कहते हैं पराक्साइड प्रभाव। पराक्साइड प्रभाव, पराक्साइड प्रभाव में यहां जो है क्या आती है, पीरियड यहां ला सकते हैं, ठीक है। पराक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है। चलो देखते हैं अगला क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक। चलिए बात कर लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा कैसे बनता है हैलोअल्केन, चलिए मैं इस पर डिस्कस कर ले रहा हूं। देखिए जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हम सिल्वर लवण के रूप में रूपांतरित करके और उसको पायरीन में डुबो के फिर उसको जो है हम हैलोजन के साथ क्रिया करवाते हैं, तब जाके मोनो हैलोजन बनता है। जैसे मैं एक फार्मूला द्वारा समझा दे रहा हूं, अगर कोई ये है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, यानी कि इसको जो है सिल्वर के द्वारा लवण यानी कि सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। ये जो है मोनोकार्बोक्सिलिक जो है एसिड का सिल्वर साल्ट है, और ये जो है किसमें डुबाया गया है, पायरीन में। इसके बाद जो है इसको अगर हम क्रिया करवाएं ब्रोमीन के साथ, यहां पायरीन का फार्मूला होता है CCl4, मैं रख दे रहा हूं, ठीक। तब क्या बनता है, देखिए तब बनता है एल्किल हैलाइड, ये तो कंफर्म हो गया बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और इसके साथ साथ AgBr बन जाएगा। ये हो गया फार्मूला। अब यहां पर आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, CH3 कर दे रहा हूं मैं, ये हो गया, प्लस Br2, और ये पायरीन है, पायरीन की उपस्थिति में क्रिया कर लिया, क्या बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3X प्लस X क्या है, कोई हमने ये Br किया है, मैंने तो यहाँ Br कर दे रहा हूँ, ठीक है। CH3 और Br2 सॉरी Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और यहाँ से जो एक ब्रोमीन है वो आके AgBr की फॉर्म में निकल जाएगी। तो ये रहा किसके, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। चलिए मैं इसके विषय में कुछ और बता दे रहा हूं। इसमें तकरीबन 60 या 70% के आसपास जो है वो बनता है, ठीक है, मोनो हैलोअल्केन बनता है। अब देखिए 1961 में एक वैज्ञानिक ने बताया था, यानी कि उनका नाम था क्रिस्टॉल। 1961 में क्रिस्टॉल ने इसी रिएक्शन पे जो है ये कहा कि अगर इसमें हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड द्वारा अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें जो ये जो बन रहा है ब्रोमो एल्केन, इसका फॉर्मेशन काफी तेज होता है, यानी ये रिएक्शन काफी ज्यादा मात्रा में उत्पाद बनाती है। किसकी उपस्थिति में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में। जैसे लेकिन अब देखिए यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, अगर क्रिस्टॉल की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, आपको यहां पर HgO रख देना है। उसके बाद फिर ये जो बन रहा है ब्रोमोमेथेन या ब्रोमोएथेन, ये काफी मात्रा में बनेगा, काफी ज्यादा मात्रा में बनेगा। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस बेस पे बताया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन इसके द्वारा जो है आयोडो एल्केन नहीं बनता है। क्यों, आयोडो एल्केन जो होता है वो रिएक्शन करके एस्टर का निर्माण कर देता है, इसलिए आयोडो एल्केन अगर मैं बात करूं कि Ri, तो Ri नहीं बनेगा, क्योंकि Ri जो है इसके साथ क्रिया करके एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है और फिर CH3COOI बन जाता है। इस प्रकार से जो है ये नहीं करता क्रिया। चलिए बात कर लेते हैं हैलोजन एक्सचेंज ऑफ हैलोअल्केन। देखिए हैलो एल्केनों के हैलोजन विनिमय द्वारा,
किसके द्वारा? हैलोजन विनिमय द्वारा, विनिमय द्वारा। देखिए हैलोजन विनिमय द्वारा क्या होता है, इसमें एक वैज्ञानिक आते हैं या एक रिएक्शन नाम आता है, वो आता है फिनकेलस्टीन, फिनकेलस्टीन या कोनांट फिनकेलस्टीन। देखिए ठीक, फिनकेलस्टीन या कोनांट फिनकेलस्टीन, ये रिएक्शन आती है किसमें? एक्सचेंज यानी विनिमय में, हैलोजन के विनिमय में आती है। जब किसी हैलोलिकेन को सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में? मेथेनॉल, मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में अगर हम क्रिया करवाते हैं तो ये जो परमाणु है ये एक्सचेंज हो जाता है, ये यहां ट्रांसफर हो जाता है और ये यहां हो जाता है, यही होता है विनिमय। इसमें क्या होता है देखिए, R फिर हो जाएगा I प्लस NaX हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप रख सकते हैं जो X है इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, ठीक। तब क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने कर दिया C2H5Cl और इसकी क्रिया करवा दी किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ, और यहाँ पर जो है ये मेथेनॉल उपस्थित कर दिया यहाँ, तब क्या होगा, तब जो ये बन जाएगा C2H5I प्लस NaCl। देखिए विनिमय कैसे हुआ है, ये था क्लोरोएथेन प्लस सोडियम आयोडाइड था, क्लोरोएथेन प्लस सोडियम आयोडाइड था, यहाँ क्या बन गया? आयोडोएथेन प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया, ये हो गया विनिमय हो गया। देखिए इसमें क्या होता है कि NaCl और NaBr ये जो दोनों हैं इनको यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, कहने का मतलब इनको हम रिएक्शन इनके साथ नहीं करा सकते। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है ये मेथेनॉल और एसीटोन में नहीं घुलते और इनको रखना जरूरी है। जो देखिए फिनकेलस्टीन और कोनांट फिनकेलस्टीन जो रिएक्शन है वो यह बताती है कि मेथेनॉल और एसीटोन की उपस्थिति में जो है ये विनिमय होता है, और इनके विनिमय में अगर हम इनको NaCl और NaBr ला देंगे तो ये इसमें घुलेंगे नहीं, तो रिएक्शन होगी नहीं। तो इसलिए जो है इसके स्थान पे जो है केवल सोडियम आयोडाइड ही होता है, NaCl और NaBr नहीं रखा जाता। इस प्रकार से जो है ये विनिमय हो जाता है। हैलोलिकेन, देखिए हैलोजन विनिमय में क्या होता है, एक विधि और आती है, वो होती है श्वार्ट्ज प्रक्रम, श्वार्ट्ज विधि। ये प्रक्रिया क्या होती है देखिए, इसमें देखिए जो विनिमय हो गया ये तो हो गया मेथेनॉल और एसीटोन की उपस्थिति में फिनकेलस्टीन की जो श्वार्ट्ज विधि होती है, इसमें क्या होता है कि यदि जो है हम हैलोलिकेनों की क्रिया करवाएं किसके साथ? हैलोलिकेन की क्रिया करवाएं धात्विक हैलाइडों के साथ। अगर हम धात्विक फ्लोराइडों के साथ क्रिया करवाते हैं, यानी सपोज दैट AgF हो जाए, यहाँ धात्विक फ्लोराइड के साथ अगर हम क्रिया करवाएं तब भी एक्सचेंज हो जाता है, और ये एक्सचेंज जो होता है वो श्वार्ट्ज विधि के अंतर्गत होता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं अगर रख दूं तो हो जाएगा CH3F हो जाएगा, यानी कि फ्लोरो एल्केन प्राप्त होते हैं, बस यही रीजन है इसका, फ्लोरो एल्केन प्लस AgX हो जाएगा। जैसे अगर मैं बता दूं कि मेरे पास जो है एक क्लोरोमेथेन है और इसकी क्रिया में कराऊं सिल्वर फ्लोराइड से, तो क्या बनेगा? बनेगा फ्लोरोमेथेन प्लस सिल्वर क्लोराइड। देखिए श्वार्ट्ज विधि क्या है, श्वार्ट्ज विधि में बताया गया कि जब हम धात्विक फ्लोराइड के साथ क्रिया करवाते हैं किसकी? हैलोएल्केनों की, तब भी विनिमय होता है, लेकिन तब जब धात्विक फ्लोराइड के द्वारा विनिमय करवाया जाएगा तब जो है वो श्वार्ट्ज विधि करवाई जाएगी, और जब मेथेनॉल और एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाएगी तो फिनकेलस्टीन और कोनांट फिनकेलस्टीन कहा जाएगी। ये भी एक प्रोसेस थी इसमें, ठीक। चलिए बात करते हैं जो है प्राइमरी एमीन्स का। चलिए बात करते हैं प्राइमरी एमीन्स में। देखिए प्राइमरी एमीन्स में क्या होता है, एक होता है टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक। देखिए जब
प्राथमिक एमीन की क्रिया टिल्डेन अभिकर्मक या इसे बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसके द्वारा करवाते हैं तो मोनोहेलोकेन बनता है। कैसे, देखिए प्राथमिक एमीन का फार्मूला होता है RNH2, ये होती है प्राथमिक एमीन, और अगर इसकी क्रिया मैं करवाऊं नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, ठीक, तब क्या होता है, तब जो है देखिए यहां से बनेगा, ये तो कार्बन बन जाएगा, Cl प्लस नाइट्रोजन भी मुक्त हो जाएगी और एसिड भी बन जाएगा। H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक, देखिए R की वैल्यू मैं कर दे रहा हूं C2H5, यहां ये हो गया NH2, प्राथमिक एमीन हो गई। और फिर ये क्या है, टिल्डेन अपकर्मक, याद रखना टिल्डेन अपकर्मक वही होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही टिल्डेन अपकर्मक कहते हैं। ये हो गया NOCl, और फिर मैं क्रिया करवा दे रहा हूं, फिर यहां क्या हो जाएगा C2H5 Cl प्लस नाइट्रोजन निकल जाएगी और वाटर बन जाएगा। ये रहा टिल्डेन अपकर्मक, यानी जो प्राथमिक एमीन है उसमें मेन क्या है, टिल्डेन अपकर्मक है। नाइट्रोसिल क्लोराइड द्वारा जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, हैलोल्केन प्राप्त होता है। ये क्या है, क्लोरो एल्केन है। इस प्रकार से मुझे क्लोरो एथेन प्राप्त हो गया। चलिए बात कर लेते हैं ईथर की। देखिए जब ईथर की क्रिया करवाते हैं किसके साथ, फास्फोरस पेंटाहैलाइडो के साथ, तब क्या बनता है, हैलोल्केन बनती है। कैसे, देखिए ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, इसकी मैं क्रिया करवाऊंगा किसके साथ, फास्फोरस पेंटाहैलाइडो के साथ, तब क्या बनेगा, देखिए R बनेगा RX प्लस POX3, ये फार्मूला बनेगा। और इसके लिए मुझे यहां पर करना है C2H5 है, और मैं इसकी क्रिया करवा दे रहा हूं, डाई ईथर है, और मैं इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवा दे रहा हूं। देखिए क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 2C2H5, और इसकी वैल्यू क्या है, Cl है, Cl प्लस POCl3। देखिए कंप्लीट है। तो ये रहा जो है ईथर द्वारा। ईथर द्वारा क्या करना है, ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइडो के साथ करवा देंगे, तब क्या बनेगा, मोनोहेलोल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो ईथर का 2 एल्किल समूह है ये इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होकर के फास्फोरिल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देती है। ये वैल्यू आपको याद रखना है कि POX3 का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। तो ये रहा जो है ईथर द्वारा। इस प्रकार से जो है सारी प्रोसेस खत्म हो गई, एल्कोहल से और हैलोजिनेशन हो गया, हैलोजनीकरण हो गया, एल्कीन की क्रिया हो गई, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, और विनिमय भी हो गया, प्राथमिक अमीन हो गई, और ईथर हो गया। तो इस प्रकार से जो है जो मोनोहेलोल्केन है ये बनाने की सारी प्रोसेस लगभग खत्म हो गई है। और जो इंटरमीडिएट क्लास है, क्लास यूपी बोर्ड का, इसमें से ही रिएक्शंस पूछे जाती हैं, ठीक।